वेलकम बैक। इन फोकस हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब और रेयर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडिया जो है वो आपके ख्याल में, क्योंकि उसका जाहिर है कि इजराइल के साथ एक बहुत बड़ा क्लोज कनेक्शन है, एंड देन वी नो अबाउट द I2U2 ग्रुप ऑल्सो, डू यू थिंक कि इंडिया इन द नियर फ्यूचर अपनी इस खिफत को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा? क्योंकि कई दफ़ा हमने सुना है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बार बार जिक्र करते हैं कि इंडिया एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी पकड़े हुए है और फिर वो इसको वार्न करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और इसका पॉसिबिलिटी हमेशा है, और इसका जिस तरह उन्होंने अभी कहा कि मैरीटाइम डोमेन, तो इस दफा मुझे ये लगता है कि शायद वो मैरीटाइम डोमेन में फुल फ्लैज ऑपरेशन तो नहीं, लेकिन कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग करके कोई हाई इम्पैक्ट ऑपरेशन, हाई विजिबिलिटी ऑपरेशन क्रिएट करके, चाहे वो टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो, वो ये जरूर एक अपर हैंड लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हमने भी वॉर गेम की हुई हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वॉर प्लान्स अपने डिफाइन किए जाते हैं, ट्रेडिशनल वॉर फाइटिंग के भी, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के लिए भी। और इसमें जो आपने सही कहा कि इसराइल का और इंडिया का जो गठजोड़ है वो रोज बरोज उसमें इजाफा ही हो रहा है, जैसे फादरलैंड मदरलैंड वाली स्टेटमेंट, और उसके बाद जो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान पे जो जंग मुसल्लत की गई, खास तौर पे सिंदूर में नाकामी के बाद, तो इसके असरात मैरीटाइम थिएटर में भी हो सकते हैं, क्योंकि इसराइल भी जो है वो भी ऐसा अपने पंजे जो है वो इंडियन ओशन की तरफ, गल्फ की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो आपने देखा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे जो उन्होंने एक बर्बरा पोर्ट, और वहाँ पे उनकी प्रेजेंस एक नजर आई इसराइल की, वो भी एक चोक पॉइंट है बाब अल मंदब से थोड़ा सा अंदर, रेड सी के अंदर। तो इसमें जरूर इसमें कोऑर्डिनेशन में मैरीटाइम डोमेन को रूल आउट नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान फोर्सेस विल बी रेडी फॉर दैट। सही। ब्रिगेडियर साहब, जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है वो हम देख रहे हैं कि अब जो कॉम्बैट के अंदर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी ईरान जंग में भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और इसी तरह से जिस तरह से जिक्र खालिद चिश्ती साहब भी कर रहे थे कि मार्का हक में हुआ, आप क्या समझते हैं कि हैज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर इन अ कॉम्बैट ऑपरेशन? Yes, they have emerged as important इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मगर ये एक बात याद रखिए कि कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो होती है, जब वो डिप्लॉय होती है तो फिर उसका एंटीडोट भी आता है। अब यूक्रेन जंग में हम देख रहे हैं कि यूक्रेनियन जो FPV ड्रोन्स हैं उसका उन्होंने तोड़ निकाला है रशियंस ने। सो ये कंटिन्यूअल एक डायलेक्टिकल इसमें थ्रेट असेसमेंट होती है, उसके एंटीडोट होते हैं। तो ड्रोन्स जहाँ तक एक ख़तरनाक मौलिक हथियार के तौर पे सामने आया है, लो कॉस्ट की तरफ भी एक उसका है, क्योंकि अगर किसी ने एसिमेट्रिक जंग रखनी है और जिस तरह ईरानियों ने किया है, तो ये उसके लिए भी एक बेहतरीन हथियार है। मगर फिर उसका एंटीडोट भी है, सॉफ्ट किल, हार्ड किल, दोनों तरीके से। आपको याद होगा कि हमने 84 ड्रोन उनके मार गिराए थे और किसी ने कोई खातिर खा हमारा नुकसान नहीं किया था। तो अब चूंकि हम भी वो कर रहे हैं, तो और ये इट कट्स बोथ वेज। अगर पाकिस्तान ने उनका इस किस्म का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया होता, तो जो कॉन्फ्लिक्ट, वो एक रेडार होता है जो एविएशन को, ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। तो अगर उस जंग का आप नक्शा ये 4 दिनों का करें, जो एरियल ट्रैफिक थी एविएशन की, तो जो नॉर्थ था, नॉर्थ ऑफ इंडिया, वो सारा खाली लग रहा था, और साउथ यहाँ बॉम्बे वगैरह वो उसी तरह पुर था। अगर एक भी वहाँ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मार देते तो फिर आप देखते कि वो खाली हो जाता। और अब अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, इंडिया को इन 4 दिनों में $84 अरब का नुकसान हुआ इकोनॉमिकली। तो वो आप इमेजिन कर सकते थे कि वो क्या इंडिया कुड हैव काउंटेनेंस दैट लॉस। तो उनको भी वो सोचना है कि ये टेक्नोलॉजियाँ जो वो लाएंगे हमारे खिलाफ, तो उसका एंटीडोट भी है। और डेफिनेटली अब तो ये अनमैन्ड एरियल वेपन सिस्टम्स तीनों, अभी नेवी में भी, सीज पे भी ऐसी हमने देखा है अनमैन्ड एरियल, अनमैन्ड अंडर वाटर सिस्टम्स। हमने हुर्मुज़ में आपने देखा होगा ईरानियंस इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान भी वो चीज़ देख रहा है। अब तो UJVs का ज़माना है, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल सिस्टम। चूँकि टैंक्स थ्रेटन्ड हैं, तो वो ऐसा सिस्टम्स हैं जो कि उसको एक पूरा प्रोटेक्टिव सूट दिया जाएगा, ताकि वो ग्राउंड पे अगर होना है कोई मनूवर, तो उसको भी वो काबू कर सके।
اور obviously ایئر میں تو ہے نہ صرف دیز لو کاسٹ ڈرونز بلکہ ہائی کاسٹ. سو پورا جو مینیو ہے صحیح. اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اور یہ فیوچر وار چونکہ اس جہاں سے اب ختم کیا ہے انڈیا بھارت نے, وہاں سے آگے شروع ہوگی. ہونی نہیں چاہیے, مگر چونکہ وہاں ایک ریشنل ایکٹر نہیں ہے جو کاسٹ بینیفٹ ایکویشن کو ریشنل معنوں میں دیکھتا ہے. وہاں پہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ریپڈلی ایکسٹریمسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی, جو کسی بھی طرح جس کا نفوذ اس وقت ان کی انڈین آرم فورسز میں بدقسمتی سے ہو چکا ہے. تو بی جے پی ڈریون پروموشنز ہو رہی ہیں, اور جو اے پولیٹیکل ایک ملٹری ہوتی ہے جو کہ پروفیشنل ایڈوائس دیتی ہے بیسڈ اپون پروفیشنل میرٹ, وہ نہیں ہو رہا. یہاں خطرہ لگ کرتا ہے کہ کوئی ایسی جنگ کی طرف ان کا دوبارہ رجحان نہ ہو جو سمجھیں کہ نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کوئی جنگ پاسبل ہے. یہ ایک فیلیسی ہے جس سے انڈیا کو ڈس ابیوز کرنا ہے, اینڈ the best antidote to that is a state of preparedness. صحیح. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا, ریئر ایڈمرل صاحب آپ کا, ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب آپ کا. بہت بڑا اسٹریٹجک فیل کہلائے گا بھارت کا, ایک ایسا ملک جو پلان کرتا ہے کہ وہ کسی ایک ملک کے اوپر ایک آپریشن لانچ کرے گا اور اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے, کتنی پلاننگ جاتی ہے اس میں, اینڈ بری طرح فیل ہو گئے. 80 از دا نمبر. اس کے بعد بھی اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کا سامنا کر سکتا ہے, تو پاکستان کے دفاع انتہائی اسٹرانگ بھی ہے, اور اس میں وہ ریزالو بھی ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ اگر دیکھے گا تو اسے یقیناً شکست خوردہ ہی ہونا پڑے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.